Hey everyone, welcome to today's video. I am well and I hope all of you are doing very well. Today's video is very much relevant for those who are dealing in cash, taking loans and deposits in cash. At the time of selling their properties, they are taking advances in cash. So we will discuss in detail all these topics. Today's video we shall cover section 269 SS, section 269 SS कितना रुपया तक आप कैश में ले पाओगे एज अ लोन डिपॉजिट्स और अपने प्रॉपर्टी को जो आप सेल करते हो तो कितना रुपया आप कैश में ले पाओगे, ये आपका सेक्शन 269 एसएस में दिया गया है। यदि ये फॉलो नहीं होता है तो इसका जो पेनल्टी प्रोविजन है, पेनल्टी प्रोविजन इज सेक्शन 271D। वी शैल आल्सो डिस्कस 271D। सिमिलरली सेक्शन 269T at the time of repayment of your loan deposits or specified sum, आप कितना रुपया लोन आप रीपे कर पाओगे, डिपॉजिट को आप रीपे कर पाओगे, जो आपने स्पेसिफाइड सम रिसीव किया था आप उसको रीपे कर पाओगे कैश में, उसको लेकर डील किया गया सेक्शन 269T में। एंड इन केस ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन 269T पेनल्टी section 271E is applicable। तो we shall discuss all these topic। बहुत ही रिलीवेंट है, बहुत ही रिलीवेंट है उन सभी के लिए जो लोग कैश में अपने प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, इमोबल प्रॉपर्टी को कैश में सेल करते हैं, बदले में पैसा लेते हैं, एडवांस लेते हैं, अपने फ्रेंड से लोन लेते हैं, कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, सब कुछ कैश में करते हैं। ये गवर्नमेंट ने इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो कैशलेस इकोनॉमी हो और करप्शन को दूर किया जाए, एटलीस्ट पैसा कहाँ से आ रहा है उसका ट्रैक में लाया जाए। इसीलिए इसको बैंकिंग के थ्रू जो भी आप लोन ले रहे हो, डिपॉजिट ले रहे हो, सभी बैंकिंग के थ्रू चैनलाइज हो। इसके लिए आपका सेक्शन 269 SS 269T इस सबको लाया गया था। और एक हेवी पेनल्टी, बहुत अधिक पेनल्टी है जो आपका सेक्शन 271D और सेक्शन 271E को लाया गया है। ठीक है, तो आप नॉर्मली माई पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट द लॉ, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज बिफोर द कोर्ट। आप लोग अवेयर हो, आप लोग अच्छे से जानो, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए आगे हम लोग इसको डील करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 269 SS, सेक्शन 269 SS, 1 मिनट, सेक्शन 269 SS 269 SS आपको बोलता है कि आप कितना रुपया लोन डिपॉजिट्स और स्पेसिफाइड सम कैश में ले पाओगे। देखिए 269 SS क्या बोलता है, 269 SS कहता है कि लोन एनी पर्सन डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम। ये आप लोग तो समझ गए लोन क्या होता है। लोन जो आप किसी से लोन ले रहे हो वो आपका लोन हो गया। डिपॉजिट्स भी क्या होता है आपको भी समझ में आ गया, एडवांस में आप डिपॉजिट कर ले रहे हो, ये आपका डिपॉजिट हो गया। ठीक है, उसके आप इंटरेस्ट भी पे करते हो, समथिंग लाइक दैट, ये आपका डिपॉजिट हो गया। तो लोन क्या हो गया, डिपॉजिट क्या हो गया, ये दोनों आप समझ गए। स्पेसिफाइड सम क्या होता है, स्पेसिफाइड सम क्या होता है, स्पेसिफाइड सम हो गया कि जब आप अपने प्रॉपर्टी को सेल करते हो, जब आप अपने प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो आप एडवांस में पैसे लेते हो, इसको स्पेसिफाइड सम कहा गया। ये पहले क्या करते थे, पहले लोग क्या करते थे, आपने 1 करोड़ का प्रॉपर्टी सेल करने के लिए एडवांस में 10 लाख रुपीज ले लिए और बाद में फिर वो 10 लाख रुपीज को किसी कारण से वो मटेरियलाइज नहीं हुआ, आपने 10 लाख रुपीज को आपने उसको वापस कर दिया और आपने पूरा का पूरा काम आप कैश में करके निकल गए, पूरा का पूरा काम आप कैश में करके निकल गए। कभी इनकम टैक्स का छापा आपके ऊपर पड़ा, ईडी और सीबीआई का छापा आपके ऊपर पड़ा और आपके पास यदि कहा गया कि इतना रुपया कहाँ से आया, तो मैंने अपने प्रॉपर्टी को सेल के लिए एडवांस लेके रखा हूँ, इसलिए ये पैसा कैश में मेरा है। तो पहले ये कैश का प्रोविजन एप्लीकेबल था। बाद में गवर्नमेंट को लगा कि इससे लोग इसका बेनिफिट मिसयूज कर रहे हैं, इसीलिए इस स्पेसिफाइड सम को भी ऐड कर दिया गया। तो 269 SS के अंदर में क्या क्या आएगा, लोन आएगा, डिपॉजिट आएगा और जो आप इमोबल प्रॉपर्टी सेल करते हो उसके लिए आप एडवांस ले रहे हो, एडवांस फ्रॉम इमोबल प्रॉपर्टी, एडवांस टेकन फॉर द सेल ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, एडवांस टेकन फॉर द सेल ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी। तो 269 SS क्या करता है कि नो पर्सन शैल टेक और एक्सेप्ट लोन एडवांस और स्पेसिफाइड सम
from any other person otherwise than account payee check, demand draft, इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब क्या हो गया, जब कहीं भी आप लोन लोगे, डिपॉजिट लोगे और स्पेसिफाइड सम लोगे तो आपको किस में लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा अकाउंट पेई चेक में लेना पड़ेगा, अकाउंट पेई चेक में लेना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट में लेना पड़ेगा और आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड में लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर में सब कुछ आते हैं, NEFT, RTGS, गूगल पे, पेटीएम, ऑल आर कवर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो कोई भी पर्सन लोन नहीं ले सकता, डिपॉजिट नहीं ले सकता, स्पेसिफाइड सम नहीं ले सकता आपका कैश में नहीं ले सकता यदि वो अमाउंट इज ₹20,000 और मोर। यदि आप कैश में किसी से 20,000 से अधिक का लोन लोगे, डिपॉजिट लोगे या एडवांस ले लोगे अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, तो ये आप नहीं ले सकते हो यदि वो अमाउंट 20,000 या उससे अधिक का है, क्या होता है ना इसमें, जो आप लोन और डिपॉजिट वाले केस में क्या आता है, इस लोन और डिपॉजिट वाले केस में, लोन डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम वाले केस में दो बातें आती है। पहली बात क्या होगा कि मैंने अपने एक फ्रेंड से एडवांस लिया, लोन लिया मैंने 15,000 रुपीज का, ये एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए मैंने ये लोन लिया था 1/5/2022, मैंने फिर 1/6/2022 को मैंने फिर 10,000 रुपीज का एडवांस ले लिया कैश में, तो क्या ये एप्लीकेबल होगा? तो हाँ, एप्लीकेबल हो जाएगा। आपने पहली बार लोन लिया था 1/5 को 15,000 का और सेकंड टाइम आपने लिया था 1/6/22 को 10,000 रुपीज का, तो ये जो अनपेड अमाउंट है प्लस जो न्यू अमाउंट है, दोनों को लेकर आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए यदि आपने 1/5 को लोन लिया था 15,000 रुपीज का और आपने इसको रीपे कर दिया, नेक्स्ट आपने फिर से लोन लिया 10,000 रुपीज का, तब एप्लीकेबल नहीं होगा। बिकॉज ये जो लोन होता है, लोन और डिपॉजिट है, ये आपका अनपेड अमाउंट प्लस द न्यू अमाउंट, उस दोनों को मिला के चेक करना पड़ेगा कि कितना रुपया आपका पे करना बाकी है और अभी जो नया ले रहे हो वो कितना रुपया है, वो दोनों मिला के 20,000 या उससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसीलिए कोई इसको ऐसा नहीं सोचे कि मैं अपने फ्रेंड से 15,000 रुपए का लोन लूंगा, क्योंकि यहाँ पर 20,000 का लिमिट है, तो 15,000 या 19,000 रुपए का लोन में साल में 5-6 बार ले लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें आपका क्यूमुलेटिव चेक किया जाएगा। अनपेड अमाउंट ऑफ लोन प्लस द न्यू लोन, दोनों को मिला के ये 20,000 रुपीज चेक किया जाएगा। समझ गए? एक बार मैं हल्का सा फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूं। सेक्शन 269 एसएस क्या कह रहा है? जो आप लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम ले नहीं पाओगे, यदि वो 20 कैश में ले नहीं पाओगे यदि वो 20,000 या उससे अधिक है, 20,000 और मोर। यदि आपने 19,999 लिया तो एप्लीकेबल नहीं होगा, बट जैसे ही आपने 20,000 रुपीज का लोन ले लिया, एडवांस ले लिया या डिपॉजिट ले लिया या प्रॉपर्टी को सेल करने के बिहाफ में आपने एडवांस ले लिया और वो अमाउंट 20,000 या उससे अधिक है, तो आपके ऊपर सेक्शन 269 एसएस एप्लीकेबल हो जाएगा। 269 डबल एसएस restricts of taking loan, deposits or specified sum in cash of the amount above ₹20,000 of the amount of ₹20,000 and more। समझ गए? देखिए, ये किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा? ये किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा? ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा? नॉट एप्लीकेबल, 1 मिनट, नॉट एप्लीकेबल। ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा? ये एप्लीकेबल तब नहीं होगा जब सम टेकन और एक्सेप्टेड बाय, यदि लोन टेकन और लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम, ये यदि टेकन और एक्सेप्टेड बाय, यदि ये एक्सेप्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, यदि गवर्नमेंट आपको लोन, यदि आप गवर्नमेंट को दे रहे हो तो गवर्नमेंट कैश में ले सकती है। यदि आप कोऑपरेटिव बैंक को दे रहे हो, आप चाहो तो अपना पैसा बैंक में जमा करते ही हो, 50,000 1 लाख रुपीज आप कैश में जमा करते हो, तो वो आप जमा कर सकते हो।
ठीक है। तो यदि ये पैसा लेगा, गवर्नमेंट लेगा या बैंकिंग कंपनी लेगा, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये सभी आपके आ जाएंगे। दूसरा क्या हो गया, कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड, कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड, कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट प्रोविंशियल एक्ट, बाय सेंट्रल और स्टेट एक्ट, बाय सेंट्रल और स्टेट एक्ट, समझ गए। नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट आपका क्या आ गया, तो एनी गवर्नमेंट कंपनी, एनी गवर्नमेंट कंपनी। तो ये सभी लोग आपका कैश में ले सकते हैं। कौन कौन कैश में ले सकते हैं, गवर्नमेंट ले सकता है, बैंकिंग कंपनी ले सकता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ले सकता है, कोऑपरेटिव बैंक ले सकता है, जो कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल एक्ट है वो ले सकता है, और एनी गवर्नमेंट कंपनी आपका ले सकता है। सेकंड थिंग, दिस प्रोविजन इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है, माने कैश में ले सकता है। कौन ले सकता है, यदि एक फार्मर है, यदि एक फार्मर है और दूसरे फार्मर को लोन दे रहा है, डिपॉजिट ले रहा है, या उसके बिहाफ में स्पेसिफाइड सम ले रहा है। यदि एक फार्मर दूसरे फार्मर के बिहाफ, एक फार्मर यदि दोनों फार्मर के बीच में डील होते हैं, यदि एग्रीकल्चरल फार्मर जो होते हैं उसके बीच में डील होते हैं, तो इस केस में आप 20,000 या उससे अधिक आप कैश में ले सकते हो। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि दोनों के पास सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम होना चाहिए, एग्रीकल्चरल इनकम होना चाहिए। यानी फार्मर ए और फार्मर बी, इस दोनों का मेन इनकम क्या, मेन नहीं, सिर्फ एक ही इनकम रहेगा, वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम रहेगा, एग्रीकल्चरल इनकम रहेगा, एग्रीकल्चरल इनकम आपका रहेगा। और एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो इनकम है वो आपके टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है। तो in case transaction between not to say transaction, loan, advance or specified sum taken between the farmers and both the farmers have only agricultural income and do not have any other income which is taxable under the income tax act, any income chargeable under the income tax act। समझ में आया। तो मान लीजिए एक फार्मर दूसरे फार्मर को, फार्मर ए है वो अपना एक प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, उसके बदले में उसका जमीन है, 1 करोड़ का जमीन है, बदले में फार्मर बी से 50 लाख रुपीज का कैश में ले लिया। तो क्या इसके अंदर में एडवांस के रूप में कैश में ले लिया, तो क्या ये 269 SS एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। कब नहीं होगा, when both the farmers have only agriculture income, यदि किसी and do not have any other income which is chargeable under the income tax act, which is chargeable under the income tax act। यदि दोनों फार्मर्स का सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है और जो इनकम है वो उतना इनकम नहीं है जो टैक्स के दायरे में आएगा, तब ये आपका प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, तब वो लोग कैश में डील कर सकते हैं, तब वो लोग कैश में डील कर सकते हैं। समझ में आया। इन केस यदि ये प्रोविजन यदि फॉलो नहीं करते हो, यदि आप कैश में ले रहे हो, लोन ले रहे हो, एडवांस ले रहे हो, डिपॉजिट ले रहे हो, यदि आप ले रहे हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पेनल्टी प्रोविजन सेक्शन 271D का है। सेक्शन 271D क्या करता है, सेक्शन 271D इज अ पेनल्टी प्रोविजन एंड इट अप्लाइज इन केस ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 269 SS। ये क्या है, पेनल्टी है, पेनल्टी in contravention of section 269 SS। यदि 269 SS फॉलो नहीं होता है तो आपका पेनल्टी प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। पेनल्टी क्या है इसका, पेनल्टी क्या है कि आपने जितना रुपया लिया है वो सारा का सारा पेनल्टी है। a sum equal to deposit, लोन और स्पेसिफाइड सम एक्सेप्टेड और रिसीव्ड।
समझ में आया? मान लीजिए ए ने बी को लोन दिया, ए ने बी को लोन दिया एंड द लोन अमाउंट इज रुपीज 40,000, लोन अमाउंट इज रुपीज 40,000। तो इस केस में ए ने बी को लोन दिया, समझ में आया? तो एक्सेप्ट किसने किया? बी ने एक्सेप्ट किया, बी ने एक्सेप्ट किया तो 271D का पेनल्टी कितना होगा? 40,000 का पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगा बी पर। समझ में आया? दोज हु आर एक्सेप्टिंग, ये 271D का पेनल्टी या 269 SS किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है? जो आपका लोन एक्सेप्ट कर रहा है, जो आपका लोन एक्सेप्ट कर रहा है, जो आपका लोन ले रहा है या जो आपका एडवांस एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो पेनल्टी आपका 271D का पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए हम लोग और एग्जांपल के साथ में डील करते हैं, हम लोग और एग्जांपल के साथ में इसको डील करते हैं। देखिए देखिए मिस्टर ए टेक्स लोन फ्रॉम मिस्टर बी फॉर रुपीज 19,000। क्या एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 269 SS एप्लीकेबल होगा? नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 269 SS, सेक्शन 269 SS नॉट एप्लीकेबल। फिर देखिए मिस्टर ए टेक्स लोन फ्रॉम मिस्टर बी फॉर रुपीज 20,000। एप्लीकेबल होगा? हाँ, 269 SS एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि 20,000 या उससे अधिक, 20,000 या मोर एप्लीकेबल हो जाएगा। और पेनल्टी 271D का एप्लीकेबल हो जाएगा। किस पर? मिस्टर ए पर पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगा। कितना रुपए का? जितना रुपए का उन्होंने लोन लिया था, 20,000 रुपीज का। सपोज कीजिए मिस्टर ए टेक्स लोन ऑन 1/5/22 फॉर रुपीज 15,000। ठीक है, मिस्टर विच इज अनपेड, अभी तक पे नहीं किया आपने उसको, अभी तक आपका वो पेंडिंग है, विच इज अनपेड। मिस्टर ए टेक्स लोन ऑन 1/6/22 फॉर रुपीज 10,000। तो बताइए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो हाँ, ये एप्लीकेबल आपका हो जाएगा, ये एप्लीकेबल आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका जो अनपेड अमाउंट है हम लोग उसको भी चेक करते हैं, हम लोग अनपेड अमाउंट को भी चेक करते हैं और ये आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। 269 SS इज एप्लीकेबल, 269 SS इज एप्लीकेबल। और 271D के अंदर में पेनल्टी कितना का आएगा? 25,000 रुपीज का पेनल्टी आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, फिर देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। मिस्टर ए आ फार्मर सेल्स एग्रीकल्चर लैंड टू मिस्टर बी who is also a farmer and accepts advance of rupees 10 lakh in cash। अब बताइए इस पर एप्लीकेबल हो गया फिर नहीं होगा? इस पर 269 SS is not applicable, subject to condition is that both Mr. A and Mr. B have only agriculture income and other income which is not chargeable to tax, and any other income other than agriculture income is less than income chargeable to tax under the Income Tax Act. Other income is not chargeable to tax. This condition need to be checked for both the farmer, Mr. A and Mr. B। समझ गए आप लोग?
आइए अब हम लोग डील करते हैं। नाउ वी शुड चला गया 6, कोई बात नहीं। सेक्शन 260-90 क्या कह रहे थे हम? नो पर्सन इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी shall repay any loan or deposit or specified sum समझ गया आप लोग? लोन क्या होता है आपको पता ही है, डिपॉजिट क्या है ये भी आपको पता है, और स्पेसिफाइड सम मीन्स वही जो मैंने पहले डील किया था, एडवांस टेकन इन ल्यू ऑफ सेल ऑफ योर प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो नो पर्सन इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी शैल रिपे एनी लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम otherwise than by account pay check or otherwise than by way of account pay check demand draft इलेक्ट्रॉनिक मोड। कोई भी आपका नो पर्सन एक बैंकिंग कंपनी लोन को, डिपॉजिट को, स्पेसिफाइड सम को रिपे नहीं कर सकता है। किसने बताइए तुम? अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, मैंने आपको यदि रिपे करना है तो आपको अकाउंट पे चेक में, डिमांड ड्राफ्ट में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, NEFT, RTGS, पेटीएम, गूगल, ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड हियर। तो आप यदि रिपे करोगे तो इसी में आप रिपे करोगे। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तो आप कैश में रिपे भी नहीं कर सकते हो। आपने लोन लिया था और आप लोन को रिपे भी कैश में नहीं कर सकते हो। सपोज कीजिए आपने बैंक में FD दिया था, बैंक में आपने FD किया था। FD आपने किया था 18,000 रुपीज का। 1 ईयर के बाद आपका FD मैच्योर होगा या 2 ईयर्स के बाद आपका FD मैच्योर होगा और बैंक आपको पे करेगा 21,000 रुपीज। कैन बैंक पे यू 20,000 रुपीज, 21,000 रुपीज इन कैश? क्या बैंक से आप कैश में विड्रॉ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके यहाँ पर बैंकिंग कंपनी भी इसके अंदर में कवर्ड है। बैंकिंग कंपनी भी आपको पैसा नहीं देगा 20,000 या उससे अधिक कैश में। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जब कहीं भी कोई FD मैच्योर होता है तो बोलता है कि मैं पैसा आपके अकाउंट में डाल दूंगा, मैं पैसा आपको हाथ में नहीं दूंगा। समझ में आया? अब क्या होता है ना, जब कोई भी यदि लोन लेता है तो ये लोन क्या होता है? ये लोन आपका सिंगल भी होता है, ज्वाइंट भी होता है। तो यहाँ पर लोन और डिपॉजिट सिंगल भी देखा जाएगा और ज्वाइंट भी देखा जाएगा। जहाँ पर ज्वाइंट है वहाँ ज्वाइंट मिला के 20,000 से अधिक का हुआ तो एप्लीकेबल हो जाएगा। जहाँ सिंगल है वहाँ पर यदि 20,000 से अधिक का हुआ तो आ जाएगा। सपोज कीजिए मैंने किसी से लोन लिया था और मैंने लोन लिया 1 लाख रुपीज का लोन लिया था और मैंने उसका जो इंटरेस्ट है वो 10% का है। इंटरेस्ट जो है वो 10% का है और मेरा मंथली EMI 10,000 रुपीज का है और मैं उसको कैश में पे कर रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये कंट्रावेंशन होगा? तो हाँ, ये 269T का कंट्रावेंशन होगा, क्योंकि आप उसको रिपे कर रहे हो बट योर क्यूमुलेटिव रिपे, एग्रीगेट ऑफ योर रिपे इज मोर देन 20,000 रुपीज। समझ में आया? तो इस केस में आपका 269T एप्लीकेबल हो जाएगा। आपने यदि स्पेसिफाइड सम लिया था, स्पेसिफाइड सम मींस द एडवांस व्हिच वाज टेकन अगेंस्ट द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सपोज करो एक प्रॉपर्टी है वो मेरे और मेरे वाइफ के नाम पर है। हमने क्या किया, किसी से एडवांस ले लिया, 15,000 रुपीज का मैंने ले लिया और 18,000 रुपीज का एडवांस मेरे वाइफ ने ले लिया। हमने एडवांस में ले लिया और मैं उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूं मिस्टर ए को। तो क्या ये कंट्रावेंशन होगा या नहीं होगा? हाँ, ये कंट्रावेंशन होगा। ये कंट्रावेंशन होगा। जो आपका जो पे कर रहा है वो आपका कैश में पे कर रहा है, भले ही वो दो लोग अलग अलग लोगों को पे कर रहा है बट प्रॉपर्टी इज द सेम। इसीलिए ये आपका कंट्रावेंशन होगा। ये आपका कंट्रावेंशन होगा। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, एक बार उसको देखते हैं। देखिए 269T कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा? व्हेन 269T इज नॉट एप्लीकेबल, कब एप्लीकेबल नहीं होगा?
जब आपका रीपेमेंट ऑफ लोन, जब आपका रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट, रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट इज टेकन और एक्सेप्टेड बाय, जब ये रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ डिपॉजिट टेकन और एक्सेप्टेड बाय, एक्सेप्टेड बाय क्या है, गवर्नमेंट, जो मैंने पहले आपको बताया था टू सीजन एसेस में, वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट, एनी बैंकिंग कंपनी, मतलब आप रीपे ऑफ लोन गवर्नमेंट को कर सकते हो इन कैश में। आप बैंकिंग से लोन लिया था आपने, आप उस लोन को रीपे कर सकते हो कैश में। बैंक आपको नहीं देगा, बैंक आपको कैश में नहीं देगा, लेकिन आप चाहो तो बैंक को रीपे कर सकते हो कैश में। समझ में आया? बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इन सभी को आप डील कर सकते हो। ये आपके, ये आप इन सभी को रीपे कर सकते हो कैश में। समझ में आया? तो आप गवर्नमेंट को रीपे कर सकते हो कैश में, आप बैंकिंग कंपनी को कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को कर सकते हो, कोऑपरेटिव बैंक को कर सकते हो, जो एनी कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर सेंट्रल और स्टेट प्रोविंशियल एक्ट, ये मैंने पहले भी डील किया था इस पॉइंट को। तो एनी कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर, एनी कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर सेंट्रल और प्रोविंशियल एक्ट, जो आपका सेंट्रल और प्रोविंशियल एक्ट के, स्टेट एक्ट के थ्रू जो कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुआ है, आप उसको भी आप पे कर सकते हो, और गवर्नमेंट कंपनी को भी आप कैश में पे कर सकते हो, गवर्नमेंट कंपनी को भी आप कैश में पे कर सकते हो। तो 26090 एप्लीकेबल कब नहीं होगा? जब आप रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट करोगे। किसको करोगे? लोन और डिपॉजिट आप रीपेमेंट करोगे, किसको? गवर्नमेंट को करोगे, बैंकिंग कंपनी को करोगे, कॉर्पोरेशन और सेंट्रल, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल और स्टेट प्रोविंशियल एक्ट उसके अंदर करोगे, या गवर्नमेंट कंपनी करोगे। समझ में आया? तो 26090 एप्लीकेबल कब नहीं होगा? जब आप लोन और डिपॉजिट को रीपे करते हो। पेनल्टी क्या है? इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इसका पेनल्टी क्या है? पेनल्टी अंडर सेक्शन 271E, इफ सेक्शन 269T इज कॉन्ट्रावेंटेड, तो पेनल्टी आपका 271E के अंदर में आएगा। पेनल्टी कितना का होगा? पेनल्टी होगा अमाउंट ऑफ लोन रिपेड, अमाउंट ऑफ लोन रिपेड, जो आपने लोन को रिपे किया है वो आपका पेनल्टी आ जाएगा। अमाउंट ऑफ लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम रिपेड, स्पेसिफाइड सम रिपेड, वो इसके अंदर में आ जाएगा। सपोज कीजिए मिस्टर ए टेक्स लोन, मिस्टर ए टेक्स लोन फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर बी से लोन लिया। कितना रुपए का लोन लिया? लोन लिया आपका 1 लाख रुपीज का लोन लिया। ठीक है, मिस्टर ए ने, थोड़ा डायग्राम उल्टा हो गया भैया। मिस्टर ए ने लोन लिया 1 लाख रुपीज का, कैश में लोन लिया। ठीक है, और मिस्टर ए ने फिर रीपे भी कर दिया कैश में, 1 लाख रुपीज का कैश में रीपे कर दिया। अब बताइए, मिस्टर ए जो लोन लिया कैश में, ये क्या है? कॉन्ट्रावेंशन है किसका? 269 एसएस का, 269 एसएस का, एंड पेनल्टी इज 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का पेनल्टी मिस्टर ए के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 लाख रुपए का पेनल्टी मिस्टर ए के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब क्या हुआ? मिस्टर ए ने जो रीपे कर दिया मिस्टर बी को 1 लाख रुपए का, ये भी गलत किया, और ये भी कॉन्ट्रावेंशन है 269T का, और इसके ऊपर भी क्या होगा? पेनल्टी 1 लाख रुपए का किसको लगेगा? मिस्टर ए को लगेगा। मिस्टर ए को पेनल्टी लग जाएगा 1 लाख रुपए का अंडर सेक्शन 271E एंड 271D। समझ में आया? समझ में आया? तो आप मान लो यदि मैं किसी से लोन लेता हूं 5 लाख रुपए का, कैश में लिया, और मैंने फिर उसको 5 लाख रुपए कैश में रीपे भी कर दिया, तो मैंने पहला कॉन्ट्रावेंशन किया कि मैंने कैश में लिया। नो पर्सन कैन शैल टेक और एक्सेप्ट और शैल टेक एक्सेप्ट लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम। तो ये 269 एसएस का कॉन्ट्रावेंशन है। और एट द सेम टाइम मैंने 5 लाख रुपीज मैंने रीपे भी कर दिया कैश में, ये भी कॉन्ट्रावेंशन है 269T का, और 5 लाख रुपए का पेनल्टी उसमें भी एप्लीकेबल हो जाएगा। 5 लाख रुपए का पेनल्टी उसमें भी एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आया? उसी तरीके से मान लीजिए मैंने मिस्टर ए ने अपना प्रॉपर्टी सेल कर रहा है मिस्टर बी को, और उससे एडवांस ले रहा है
50 लाख रुपीज का या 5 लाख रुपीज का, और फिर उसको रीपे कर रहा है 5 लाख रुपीज का, तो उस दोनों केस में भी आपका 269SS और 269T का कंट्रावेंशन एप्लीकेबल हो जाएगा, दोनों का कंट्रावेंशन एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए मैंने लोन लिया था और मैं रीपे कर रहा हूँ इंस्टॉलमेंट में, सपोज कीजिए मैंने रीपे किया, मैंने लोन लिया था 1 लाख रुपीज का क्या, और मैं उसको रीपे कर रहा हूँ कैश में, मैंने अपने फ्रेंड से लोन लिया था 1 लाख रुपीज का और मैं उसको रीपे कर रहा हूँ कैश में, एवरी मंथ 10,000 रुपीज। तो क्या होगा, इसमें भी आपका 269T कंट्रावेंशन एप्लीकेबल हो जाएगा। 269T इज एप्लीकेबल एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 इज ऑल्सो एप्लीकेबल। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। Thank you friends. Thank you friends. I tried to cover the topic in very detail. मैंने कोशिश किया है कि आपको बहुत डिटेल में आपको मैं समझा सकूं कि आप कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करें तो अच्छा है। यदि आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हो, आप कैश में यदि आप लोन लेते हो, डिपॉजिट लेते हो, स्पेसिफाइड सम यदि आप लेते हो, तो आपके ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन आएगा उसको मैंने डिटेल में डील किया है, ठीक है। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी हो, आपको कुछ समझने में, अंडरस्टैंडिंग में यदि कुछ प्रॉब्लम हो, तो यू कैन सेंड मेल मी ऑल्सो। माई मेल ID इज amjaclasses.ca.cma@gmail.com. You can write on comment also. I love to read your comment and give reply on that. Thank you very much. Thank you everyone for your patience hearing. Thank you friends.